ऑफ ऑल मैन जो हमारा रिलेशन होगा, ठीक है। आज हम जो मेन जो रिलेशन बनाएंगे वो हम बनाएंगे एंड का, उसके साथ और भी डिस्कस कर लें। जितने भी सीएसएस के टॉपिक्स आते हैं पीएमएस के, हमारा पर्टिकुलर जो एम्फेसिस है वो सीएसएस पे है। जितने भी हमारे टॉपिक्स आते हैं उनमें से मैं 3-4 जितने भी प्रोमिनेंट जो हमारे रिसेंटली आ चुके हैं सीएसएस के पेपर में वो डिस्कस करेंगे। एंड का रिलेशन बनाएंगे, उसको डिकंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, उसकी थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, देन फर्दर उसको प्रोसीड आगे करना हो तो हम कैसे उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। तो आज जो जितने भी 2-3 टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगा पूरे इसी पे बेस्ड होंगे। देन इसका जो कनेक्शन विद कॉलम है, कुछ टॉपिक्स आते हैं आपके कॉलम पे, जैसे फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी, होप्स एंड हर्डल्स, ग्लोबलाइजेशन, प्रोज एंड कॉन्स। तो इनको भी डिकंस्ट्रक्ट करेंगे हम विद इसका भी रिलेशन जैसे बनेगा, हम कैसे चीज को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे वो हम इसी क्लास में सीखेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी टॉपिक जो मैंने खुद किया था उससे मैं स्टार्ट लेता हूँ इस क्लास का। ठीक है, जो टॉपिक आया था सीएसएस 2021 में, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये सीएसएस 2021 में टॉपिक आया था, ये मैंने खुद ने किया था। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस टॉपिक को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉलम का रिलेशन भी इस टॉपिक से हम बना सकते हैं। ये टॉपिक आया था, हम इसको आज डिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि इस टॉपिक की थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनेगी और डिकंस्ट्रक्शन कैसे की जाएगी। मैं इसे स्टार्ट लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले आपने कीवर्ड्स देखने हैं, जो टॉपिक के कीवर्ड्स हैं उसको आपने देखना है। कौन कौन से कीवर्ड्स हैं? प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स, ये आपके मेन कीवर्ड्स हैं जो आपसे पूछ रहा है बंदा। प्रो का मतलब होता है बेनिफिट, कॉन्स का मतलब होता है कि उसके जो भी ग्लोबलाइजेशन ने चैलेंजेस पोर्ट्रे किए हैं, चैलेंजेस प्रेजेंट किए हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो मेन कीवर्ड्स पे आपको उसको नोटिस करना है, उसी पे हम डिकंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, जब आप फर्स्ट जो भी टॉपिक आप सबसे पहले आपके पास आता है तो सबसे पहला काम आप करते हैं थीसिस स्टेटमेंट। आपके माइंड में पहला काम ही आता है कि थीसिस स्टेटमेंट इस टॉपिक की कैसे बनेगी, क्योंकि फर्दर डिकंस्ट्रक्शन आपकी जो टॉपिक की होगी वो अकॉर्डिंग टू दैट थीसिस होगी। थीसिस हम इसकी बनाते हैं। ठीक है, दो पर्सपेक्टिव हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक माइंड में क्लियर कर लें बात, माइंड में एक बात क्लियर हो आपके, कोई भी टॉपिक हो जहां आपसे आर्गुमेंटेटिव टॉपिक हो, जहां आपसे कॉलम का रिलेशन पूछा जाए, आपसे हो जाए, आपने स्टांस लेना है। You have to give your stance, which side you are preferring. Either you are preferring cons, pros, either you are or you are preferring cons. आपने पहले ही डिसाइड करना है कि what side you are going to pick. तो उसकी थीसिस स्टेटमेंट बनाते हैं, सर ने आपको बताया होगा दो तरीके होते हैं थीसिस के। एक होता है आपका हल्दों के साथ,
ठीक है, मैं इन प्रोज एंड कॉन्स की दोनों थीसिस स्टेटमेंट बना के दिखाता हूँ आपको। वो आपका डिस्क्रिप्शन है कि आप कौन सी साइड को चूज करते हैं। ठीक है, अल्दो ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट थी इन CSS 2021, जो मैंने थीसिस स्टेटमेंट पेपर में बनाई थी। मैंने जो साइड पिक की थी वो मैंने की थी कॉन्स। मेरा स्टांस था कॉन्स पे कि आई एम प्रेफरिंग द कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मैंने लिखा although globalization has revolutionized the world in the form of e-commerce। यहाँ ये आपका काउंटर व्यू है, जहां तक ये आपका स्टांस नहीं है, ये किसी और का हो सकता है, कोई और स्टांस ले सकता है, लेकिन ये आपका स्टांस नहीं है। ये क्रिटिक्स इसको पोर्ट्रे कर सकते हैं, लेकिन आपका स्टांस नहीं है। आपका स्टांस कॉमा के बाद आता है हमेशा। It has presented grave challenges for humanity in the form of pandemic, terrorism and inequality। अब दो तीन जो भी आपके इसके जो मेन सब हेडर्स हैं, आप उसको थीसिस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये आपकी थीसिस थी जो मैंने बनाई थी ऑन द कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसको आप जैसे सर ने आपको बताया था, इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज ट्रू, कॉमा, globalization has revolutionized the world in the form of e-commerce, but अब इन दोनों तरीकों से आप थीसिस स्टेटमेंट बना सकते हैं, दोनों तरीकों से। ये मैंने थीसिस ही मेरे कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, आई एम फेवरिंग द कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, ये मेरी साइड थी। आप में से ही जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पता होगा या उनकी स्टडी होगी प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे, कि वो ज्यादा प्रोज को प्रेफर करते हैं या बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर मोर देन। तो आप इसी थीसिस को अपसाइड डाउन कर देंगे। इधर आप लिखेंगे जो नीचे वाला पार्ट है आप ऊपर ले आएंगे और जो ऊपर वाला पार्ट है नीचे ले आएंगे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप इसी थीसिस स्टेटमेंट को, नीचे वाला नजर नहीं आ रहा, इसको मैं इस साइड लिख रहा हूं। ठीक है, इसी थीसिस को मैंने उल्टा कर दिया, अपसाइड डाउन कर दिया, ऑपोजिट लिख दिया। although globalization has presented grave challenges for humanity, जो नीचे वाला पार्ट है ऊपर आ गया, मतलब ये आपका स्टांस नहीं है, ये क्रिटिक्स का स्टांस है। It has
revolutionize the world in the form of e-commerce. आप इसको 2-3 सब हेडर्स लगा के आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं. दो थीसिस हैं, आप कोई भी स्टांस ले सकते हैं. Either you are going for pros or cons. ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट बनेगी on the pros and cons of globalization के ऐसे पे. Pros and cons सीधा आ जाए, कॉलम के साथ आ जाए, आपकी थीसिस स्टेटमेंट ऐसे ही बनेगी. आपकी थीसिस स्टेटमेंट डिकंस्ट्रक्शन पे भी आते हैं, लेकिन थीसिस स्टेटमेंट आपकी प्योरली इसी फॉर्म में बनेगी. थीसिस से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप पूछें, तो आप आगे डिकंस्ट्रक्शन पे आते हैं. अच्छा सर, जो असाइनमेंट दिया हुआ था उससे कोई सवाल कर सकते हैं? थीसिस स्टेटमेंट से कोई रिलेटेड सवाल हो तो आप पूछें, अदरवाइज आई एम गोइंग फॉर द डिकंस्ट्रक्शन. आपने असाइनमेंट जो दिया था उसमें मैं फॉर एग्जांपल एक अगर आपसे कोई थीसिस स्टेटमेंट पूछ लूं कि ये सही है या नहीं है, तो बता देंगे आप अभी? सर आई हैव अ क्वेश्चन सर. जी जी पूछे पूछे. जी सवाल पूछें. जी सर ये क्वेश्चन था कि सर आपने कहा कि सर ग्रेव चैलेंजेस फॉर ह्यूमैनिटी इन द फॉर्म ऑफ पेंडेमिक, टेररिज्म एंड इनइक्वालिटी. तो सर अब जो हमारे सब हेडर्स बनेंगे, तो अब आप उनमें सर पेंडेमिक, टेररिज्म एंड इनइक्वालिटी सर अपने अलग अलग मतलब के हेडर उनके बनेंगे, या वो सर उस सब हेडर में इनके अपना काम आप समझाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे. आप जो कॉन्स डिकंस्ट्रक्ट करेंगे ना, 7 to 8 कॉन्स जो आप पैराग्राफ में डिकंस्ट्रक्ट करोगे, उसी कॉन का एक एक जो मेन हेडर होगा उसको थीसिस में इनकॉर्पोरेट करना है. फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटी, फॉर एग्जांपल टेररिज्म, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, फॉर एग्जांपल आपके इनइक्वालिटी, ये सारे आपके. सर कंफ्यूजन ये है कि सर ये जो है मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ पेंडेमिक, टेररिज्म या इनइक्वालिटी जो है वो सर हेडर है या सब हेडर्स हैं? सर क्वेश्चन सिर्फ ये है. मैं बता रहा हूँ, जब आप कौन सा ग्लोबलाइजेशन लिखोगे उसको पैराग्राफ में डिकंस्ट्रक्ट करोगे. यस सर. ठीक है, 7 to 8 पैराग्राफ आप बनाओगे, उसमें से 3-4 आपके पैराग्राफ इस पे होंगे. एक आपका होगा पेंडेमिक पे, एक आपका होगा टेररिज्म पे, एक आपका होगा इनइक्वालिटी पे. ये एक एक पैराग्राफ है पूरा. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. ये एक एक पैराग्राफ बनेगा जो आप सब हेडर्स आप थीसिस में लिखते हो, तो उसी को आप आगे सब्सटेंशिएट करते हो विद योर फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो मैंने आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ में आपको बताए थे. चलें डिकंस्ट्रक्शन करें इसकी. ये लिख लें आप, फिर इसी फोटो ले लें आप. फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहला आपका होता है इंट्रोडक्टरी रिमार्क. वो सबने आपको बताया था, फर्स्ट लाइन ऑफ योर इंट्रोडक्शन. सेकंड आपकी थीसिस स्टेटमेंट. ये जो थीसिस स्टेटमेंट मैंने आपको बताई है, पूरी थीसिस स्टेटमेंट जो भी आप फेवर कर रहे हैं, आप प्रोस के साथ जा रहे हैं, आप कॉन्स के साथ जा रहे हैं, उसी थीसिस को आपने इधर लिखना है. वही इंट्रोडक्शन में भी आएगी. देन आपके मेन हेडर्स अब आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताना है कि डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन. आपका पहला हेडर आएगा डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सेकंड, अब मेरी जो थीसिस स्टेटमेंट थी ऑन कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन थी, मेरा स्टांस था कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ऑटोमेटिकली जो उसका प्रो होगा वो काउंटर में आ जाएगा, काउंटर पर्सपेक्टिव में आ जाएगा. तो मेरा सेकंड हेडर होगा मेरा काउंटर व्यू. ग्लोबलाइजेशन आपका जो सेकंड हेडर बनेगा वो आपका काउंटर व्यू बनेगा. ग्लोबलाइजेशन हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द वर्ल्ड.
ये मेरा काउंटर व्यू है, मतलब ये मेरा स्टांस नहीं है, ये किसी और का हो सकता है। आई एम प्रेजेंटिंग इट एज अ काउंटर पर्सपेक्टिव। सेकंड हेडर मेरा ये होगा। थर्ड हेडर मेरा जो मेन हेडर होगा, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं मेन हेडर, जो मेरा थीसिस, जो मेरे जिस पे मैंने थीसिस बनाई है। ठीक है, देन मेरा सेकंड हेडर आएगा आपका थर्ड। अच्छा, कुछ जो मैम सलमान ने जो हमने कराया था, मैम सलमान ने, उसमें मेरा हमारा जो आ रहा था फर्स्ट इंट्रोडक्शन में वन ये आ रहा था, सेकंड हमारा ये बन रहा था, थर्ड ये, फोर्थ ये आप जो सर की जो वो थी, सर तौफीक ने आपको इस तरह कराया होगा, लेकिन मैम सलमान ने इसी तरह से कराया था। तो नंबरिंग आप देख लें, इसको 4 कर लें। ग्लोबलाइजेशन, अब मेरा जो मेन हेडर है वो ये है, ग्लोबलाइजेशन एज प्रेजेंटेड grave challenges for humanity। मेरा मेन स्टांस ये है। अब इस पे आप, ये आपका एक पैराग्राफ होगा, ये भी आपका एक पैराग्राफ होगा, इस पे आपका मेन हेडर है आपका, इस पे आपने 8 to 9 पैराग्राफ लिखने हैं। 8 to 9 पैराग्राफ्स आपने इस पे लिखने हैं, वो सारे 1-1 होंगे। देन आपने प्रोज बता दी या मैंने कौन पे डिस्कस किए, तो ऑटोमेटिकली तो उसको इंप्रूव भी करना है ग्लोबलाइजेशन को। तो मेरा जो फाइनल हेडर होगा, how could globalization be improved for humanity and mankind। आपने ग्लोबलाइजेशन में खराबियां हैं, हम मानते हैं इस चीज को, तो उसको इंप्रूव करने के तरीके कौन से हैं, मतलब सॉल्यूशन, ग्लोबलाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए कौन से सॉल्यूशन हैं। ये आपके आएंगे 5 to 6 सॉल्यूशन। आपकी जो डिकंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो होगी ऑन द बेसिस ऑफ काउंटर, जैसे कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे ये होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्टरी रिमार्क, थीसिस स्टेटमेंट जो मैंने आपको अभी डिस्कस की है। देन आपकी डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक पैराग्राफ, ग्लोबलाइजेशन हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द वर्ल्ड, ये मेरा काउंटर व्यू था, मतलब प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इस पे आप एक पैराग्राफ लिखोगे। देन जो मेरा मेन हेडर है, ग्लोबलाइजेशन हैज प्रेजेंटेड ग्रेव चैलेंजेस फॉर ह्यूमैनिटी, उस पे आप 8 to 9 पैराग्राफ्स लिखोगे। देन फाइनली हाउ कुड ग्लोबलाइजेशन बी इंप्रूव्ड, उस पे आपने 5 to 6 पैराग्राफ लिखने हैं। इस तरीके से आपका जो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो ऐसे है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये जो मैंने डिकंस्ट्रक्शन की है ये ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स है। इधर या कोई प्रो पे करना चाहता है तो काउंटर में आप कॉन्स पे ले जाओगे और जो मेन हेडर है वो प्रो आ जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपने कोई भी कंफ्यूजन हो, डिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, थीसिस से रिलेटेड, आप पूछें। सर अस्सलाम वालेकुम। किसी को सवाल हो कोई इससे रिलेटेड। सर कंक्लूजन में सर मतलब लास्ट एंड में कंक्लूजन आएगा डेफिनेटली। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी रिमार्क है तो ऑटोमेटिकली नीचे आपका कंक्लूजन आएगा। सर मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, एम आई ऑडिबल? जी जी पूछें। सर मैंने सर टॉपिक के लेक्चर में भी ये चीज़ देखी थी और अपने आप में भी देखी हूँ, आप लोगों ने सर्टेन कीवर्ड्स यूज किए हैं डिफाइन करने के लिए, जैसे टेररिज्म हुआ या इवन पेंडेमिक हुआ। सर जब अपने पास मेन हेडर्स या सब हेडर्स बना रहे होते हैं, इज इट नेसेसरी कि हम वो आपकी सेम आवाज वर्ड्स डिस्टॉर्ट हो यूज रही है।
सर इज इट नेसेसरी कि हम वो सेम वर्ड्स ही यूज करें या हम उनके रेलेवेंट वर्ड्स यूज कर सकते हैं? बिकॉज जब हम बना रहे हैं तो आई फील लाइक कि बार बार उन सर्टेन वर्ड्स की रिपीटेशन हो रही है। थीसिस स्टेटमेंट में भी है एंड अच्छा। देन मैं हेडिंग्स डिक्लेयर कर रही हूँ उसमें भी। सो इज इट नेसेसरी कि मैं वही सेम सिमिलर वर्ड्स यूज करूँ या मैं रेलेवेंट वर्ड्स लाइक जो मोस्ट सफाइजेबल हो, रिलेटेबल हो वो use अच्छा, जो आपके कीवर्ड्स हो वो भले अगर रिपीट भी हो रहे हैं ना, लेकिन आपने सेम यूज करने हैं आपके कीवर्ड्स। जो आपके Sir- कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन पे कीवर्ड्स प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, तो आपने कीवर्ड्स आपने सेम ही रखने हैं, भले आपके रिपीट हो रहे हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन द रिपीटिशन इन द एसे जो आप पैराग्राफ डेवलपमेंट करोगे उसमें आपने थोड़ी वैरायटी ले आनी है। What I mean to ask is that कि क्या मेरे headers बिल्कुल similar वैसे words use कर सकते हैं जैसे thesis statement में हुए? बाकी paragraph के अंदर तो जैसे structure आगे like it goes on, तो मैं words उसके different use कर सकती हूँ। But क्या ये necessary है कि जो words मैंने thesis statement पे use किए मेरे headers तकरीबन वही वाले words utilize कर रहे हैं? जी बिल्कुल वही हो। आपकी थीसिस स्टेटमेंट आपके जो मेन हेडर पे बनेगी उसी पे बनेगी, आपके कीवर्ड्स जो होंगे वो सेम ही रहेंगे। आपने अगर आपको वैरायटी ले आनी है तो अगर आपके अंदर सिनोनिम ले आने हैं या उसके रिलेटेड आप कोई और सिमिलर वर्ड यूज कर रही हैं तो आप वो पैराग्राफ में यूज करेंगी। लेकिन आपकी जो मेन थीसिस होगी, डिकंस्ट्रक्शन होगी, उसमें आपके कीवर्ड्स का होना बहुत लाजमी है और सिमिलर यूज करें तो इट इज प्रेफरेबल, क्योंकि Thank you so much, जो sir. एग्जामिनर होगा उस जी सर, जी आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। एक्चुअली जब सर अभी सर तौफीक ने जो असाइनमेंट दिया था उसमें हमें डिकंस्ट्रक्शन ही करनी थी, तो ये चीज़ बड़ा बैफल कर रही थी कि वेदर हमें सेम एग्जैक्ट वर्ड्स यूज करने हैं, क्योंकि सब हेडर्स और मेन हेडर्स में रिपीटेशन तो उन वर्ड्स की हो रही थी। दैट जी वाज जी व्हाई आई वाज थिंकिंग कि क्या पता लाइक ये प्रॉब्लमैटिक हो कि मैं सेम वर्ड्स बार बार यूज कर नहीं रही हूँ, नहीं, आप इसलिए आई सेम वांटेड टू आस्क दिस। थैंक यू सो मच सर फॉर सजेशन। यूज करें, नो इशू, इसमें कोई भी इशू नहीं है। आप सेम ही यूज करें, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि मैंने दिया है ग्लोबलाइजेशन, तो जाहिर सी बात है 20 दफा आए 30 दफा आए ग्लोबलाइजेशन का वर्ड तो आएगा ही आएगा। तो इसके रिपीटेशन अगर होती है तो कोई इशू नहीं है, रिपीटेशन इन द पैराग्राफ नहीं होनी चाहिए। मेन कीवर्ड्स आपके रिपीट होंगे, जैसे अब फॉर एग्जांपल कोई भी कॉज लिख रही है, इम्पैक्ट लिख रही है, सॉल्यूशन लिख रही है, तो ये बैड इंप्रेशन जाता है, क्योंकि इसके आपके अल्टरनेटिव इजीली मिल भी जाते हैं, इसके आपने लिखने भी हैं। लेकिन कीवर्ड का होना बहुत लाजमी क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि मैंने जो ऐसे लिखा है दैट डिपेंड्स ऑन दैट कीवर्ड, तो उसका होना बहुत लाजमी है। आप इससे कोई मसला नहीं है, अगर आपको रिपीटेशन हो रही है तो नो इशू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर ये इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स और थीसिस स्टेटमेंट में किस तरह फर्क करेंगे? जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट और दूसरा क्या आपने बोला? सर थीसिस स्टेटमेंट और इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में। जो आपकी इंट्रोडक्टरी रिमार्क होगी वो आपकी इंट्रोडक्शन में पढ़ाई जाएगी। जी सर, ठीक है वो सर, ठीक। थीसिस से रिलेटेड नहीं होती। इंट्रोडक्शन जो आपके टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन जैसे हम पढ़ाएंगे ना आपको, ओके सर, वो ठीक आपकी है सर, थैंक यू। इंट्रोडक्टरी रिमार्क उसी में आ जाएगी। थीसिस इज योर क्रक्स ऑफ योर एसे। थीसिस और इंट्रोडक्टरी रिमार्क में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। लेकिन जब आपको हम वो पढ़ाएंगे इंट्रोडक्टरी रिमार्क तब आपको थोड़ा समझ आएगा। अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे वो। आप Thank you, थीसिस sir. पे ग्रिप कर लें, कोशिश करके थीसिस पे ग्रिप कर लें, आपका आधा ऐसे थीसिस पे ही सही हो जाता है, डिकंस्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक है अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर अगर इस ऐसे को मैं प्रोस को सपोर्ट कर रहा हूँ तो उसकी जो सपोर्टिंग हेडिंग होगी वो क्या होगी? जैसे इसमें हमने लास्ट में सॉल्यूशन दे दिए क्योंकि एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, कौन थे। ठीक है। अगर मैं प्रोस को सपोर्ट कर रहा हूँ तो फिर उसकी सब हेडिंग क्या होगी, हेडिंग क्या होगी? अच्छा, अगर आप प्रोस को सपोर्ट कर रहे हो ना, तो प्रोस तो हैं आपके, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हैज बेनिफिटेड ह्यूमैनिटी, लेकिन उसी प्रोस को हम ज्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं? आपका जो मैं लास्ट हेडर होगा वैसे होगा, हाउ द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन कुड बी मैक्सिमाइज्ड इन थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब आपकी बातें जो सॉल्यूशन ही होंगे, लेकिन उसको प्रोस को और बेहतर बनाना होगा। इधर तो हम कॉन्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं ना, लेकिन उधर हमने प्रोस को और बेनिफिशियल बनाना होगा। आपके मेन हेडर यही रहेंगे, लेकिन आपकी वर्डिंग चेंज हो जाएगी बस थोड़ी। कोई और सवाल? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सर जी ग्लोबलाइजेशन से प्रोज एंड कौन सा सर प्रोज में सर हिकिड़ो ही पैराग्राफ लिखंदा सिर्फ काउंटर व्यू जो जी काउंटर व्यू आपने एक ही लिखना है, काउंटर व्यू आपने एक ही लिखना है। अच्छा इसमें थोड़ी आप लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन थोड़ी वैरायटी ले जा सकते हैं, आप लेके आ सकते हैं, लेकिन वो आप फॉर एग्जांपल जैसे और का रिलेशन होता है ना। अच्छा ये लिख लिया तो मैं इसको थोड़ा रिमूव कर लूं, तो मैं थोड़ी एक और चीज समझाता हूँ। या आप इसकी फोटो ले लें या फिर अगर लिखना है तो लिख लें। आई एम रिमूविंग इट। अच्छा दो टाइप के रिलेशन होते हैं। दो टाइप के रिलेशन होते हैं आपके, ठीक है। एक है आपका ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स, एक आपके ग्लोबलाइजेशन प्रोज और कॉन्स। ये और का रिलेशन है ना, इसमें आपने एक ही काउंटर व्यू देना है, ये तो लाजमी है, इट इज इंडिस्पेंसिबल। इसमें आपने एक काउंटर व्यू देना है। फॉर एग्जांपल प्रो आपका काउंटर व्यू में चला गया और कॉन्स आपका मैन स्टांस जिसपे आपने 8 9 10 पैराग्राफ लिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको समझाया है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ी कंफ्यूजन आती है प्रोज एंड कॉन्स में। मार्केट में क्या चल रहा होता है, मार्केट में ये होता है कि आपने 8 प्रो देने 8 कॉन देने, लेकिन मैम सलमा मैं और सर तो मैम सलमा से पढ़ा, ठीक है। मैम सलमा बोलती हैं कि और आता है एंड आता है, आपने काउंटर व्यू देना है आपने और स्टांस लेना है। तो मैंने जो किया था सेम ऑन दैट बेसिस किया था, लेकिन इसमें आप वैरायटी ले आ सकते हो। कैसे? मैंने एक काउंटर व्यू दिया, फॉर एग्जांपल प्रोज का मैंने एक काउंटर व्यू दिया है एक एंड वाले में, लेकिन एंड वाले में आप 3 to 4 पैराग्राफ लिख सकते हो। एंड वाले टॉपिक में आप 3 to 4 पैराग्राफ लिख सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैंने एक ही लिखा था। ये आप पे डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। इस पे आप 3 to 4 पैराग्राफ लिख सकते हो। हमारे दूसरे जो कोलीग्स हैं उन्होंने लिखे थे पैराग्राफ, वो भी पास हैं और मैं भी पास हूँ। तो ये सेटिस्फैक्टरी आप ये लिख सकते हो और उस तरीके से भी आप जा सकते हो। लेकिन और के रिलेशन में आपने एक ही लिखना है, जो और का रिलेशन होगा उस पे आपने एक ही पैराग्राफ काउंटर व्यू देना है, बाकी को आपने स्टांस ले लेना है। कोई और सवाल? चलें फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। चैट में देख लेता हूँ। जब सर 3 कैन से वी 4 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट टॉपिक इन प्रोसेस? अच्छा जो इक्वली, सर आउटलाइन की हेडिंग कहाँ देंगे? आउटलाइन ये पूरी जैसे मैंने आउटलाइन की बताई है, ऊपर आउटलाइन लिख दें। आपने स्टार्ट या आउटलाइन से लिखना है, नीचे आप पूरी डिकंस्ट्रक्शन करेंगे। विल एक्सप्लेन सर कैन वी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा इक्वली आपने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी, इक्वली बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि मेरा खुद का आजमाया हुआ तरीका है ये। तो आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी। सर कैन वी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी। सर प्रोज एंड कॉन्स के तो वैसे ही सपोर्ट करेंगे, दूसरे का काउंटर पर्सपेक्टिव देना कंपल्सरी है। जाहिर सी बात है, आप एक साइड ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड आपकी काउंटर व्यू में जाएगी। इट इज लाजमी, इट इज इंडिस्पेंसिबल। सर कैन वी डिस्कस प्रोज इन सिंगल पैराग्राफ? मैंने बता दिए, जो मैंने प्रो दिया था काउंटर व्यू में वो सिंगल पैराग्राफ ही था मेरा। सर थीसिस स्टेटमेंट में सब हेडर्स इंक्लूड करना लाजमी है। बिल्कुल सब हेडर्स करना लाजमी है, क्योंकि एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा कि आपके अंदर के पैराग्राफ में कौन सा मटेरियल मौजूद है। वो आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बना देगी ऑटोमेटिकली, इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा। लाजमी देने हैं। सर एंड रिलेशन में पैराग्राफ बैलेंस नहीं रखने, बिल्कुल नहीं, दोनों में नहीं रखने, दोनों में नहीं रखना है।
आके म्यूट प्लीज, ठीक है। इफ प्रोज हमारा स्टांस हो तो कंक्लूजन से पहले ये वाली हेडिंग क्या होगी? मैंने आपको बता दिया अभी कि अगर प्रो आप लिख रहे हो तो हाउ दैट प्रोज और बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन कुड बी मोर, उसको कितना और इंप्रूव कर सकते हैं, आप प्रोज को कितना और इंप्रूव कर सकते हैं या कितना और बेनिफिशियल बना सकते हैं, हेडर सेम ही होगा। ठीक है, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। सर जी पूछें। सर काउंटर व्यू जो हम देते हैं उसकी उस पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए? कितने जो सेंटेंस? सिंपल पैराग्राफ आप लिखते हैं, अच्छा, मतलब 6 से 7 सेंटेंस। नॉर्मल जो पैराग्राफ डेवलपमेंट हमने आपको पढ़ाई है, बिल्कुल वही है, बिल्कुल। सर और वाले में काउंटर लूंगा या एक ही सपोर्ट करेंगे? और वाले में सिर्फ एक ही लगेगा। सर एंड में वी कैन प्ले बोथ साइड बट प्रीडोमिनेटली द साइड व्हिच वी सपोर्ट मोर, राइट? यस, बिल्कुल वैसे ही होगा। जो आपका स्टांस हो उसको एग्जामिनर को नजर आना चाहिए, स्टांस एग्जामिनर को नजर आना चाहिए, बैलेंस नहीं रखना आपने कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एक और एंड वाला जो टॉपिक CSS 2020 में आया था वो था ग्लोबल पावर डायनामिक्स इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। ये आपका CSS 2020 में आया था। ये भी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। एंड वाले अपने टॉपिक्स में क्या करना है कि दोनों का रिलेशन बनाना है। इस वाले टॉपिक्स में ग्लोबलाइजेशन तो सीधा सीधा था ना, प्रो कौन। जी बिल्कुल बिल्कुल एक ही लिखना है, और वाले में एक ही लिखना है, ठीक है। एंड वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, ग्लोबल पावर डायनामिक्स, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, आपने इन दोनों का रिलेशन बनाना है कि एक साइड दूसरे को इन्फ्लुएंस कैसे कर रही है। इसकी हम थीसिस स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल बनाते हैं। थीसिस स्टेटमेंट प्रीडोमिनेंटली आपकी ऑल्दो और इट इज ट्रू से ही बनती है, प्रीडोमिनेंटली। कुछ में नहीं बनती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही थीसिस बनती है। मैं थीसिस लिख रहा हूं।
ठीक है, ये मैंने थीसिस बनाई है ऑन द ग्लोबल पावर डायनामिक्स इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। दोनों का रिलेशन बनाना है, उनका रिलेशन आपका थीसिस में भी शो होना चाहिए, उसका रिलेशन आपका डिकंस्ट्रक्शन में भी शो होना चाहिए, उसका रिलेशन आपका इंट्रोडक्शन में भी शो होना चाहिए। दोनों का रिलेशन होना लाजमी है। Although Pakistan's foreign policy is facing grave challenges amid changing power dynamics, मैंने उनको बताया कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, जिस पे भी आते हैं, आज हम ये कर लें, उसको आप मैं डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। Although Pakistan foreign policy is facing grave challenges amid changing power dynamics, मैंने रिलेशन बनाया कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, जितने भी पावर डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, वो उसको फेस कर रही है, चैलेंजेस फेस कर रही है, क्योंकि पावर डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली चैलेंजेस आ रही हैं पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी को। लेकिन चैलेंजेस हमारे पास हैं, लेकिन उसको रेक्टिफाई करना है, उसको हमने इंप्रूव करना है, उसका हमने सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन क्या होगा? इट कैन सेल थ्रू इट्स चैलेंजेस बाय मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन यूएस एंड चाइना। ये आपके जो सब हेडर्स हैं, एक ये आपका मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन यूएस एंड चाइना, highlighting principled stance on Kashmir, सब हेडर्स हैं ये, and securing national interest। ये जो थीसिस है, ये आपकी सॉल्यूशन बेस्ड थीसिस है। जो चैलेंजेस पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी फेस कर रही है, उसको मैंने रेक्टिफाई किया कि हाउ इट कुड सेल थ्रू इट्स चैलेंजेस। ये मैंने सब हेडर्स उसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं। वो मैं डिकंस्ट्रक्शन में आऊंगा कि कौन कौन से हो सकते हैं। थीसिस समझ आ गई? थीसिस से रिलेटेड कोई सवाल? सर Yes? सर ये आपने जो लिखा है ग्रेव चैलेंजेस के बाद आपने क्या लिखा है? अमिड अमिड, AMID, एंड तो नहीं है ना ये? अमिड अमिड अमिड, इन द मिडिल ऑफ, ये ग्रामर के वो जो आप इसमें यूज करते होते हो, डॉन जो पढ़ता होता है उसको पता होगा। ठीक है, ये थीसिस आप नोट डाउन कर लें, मैं आपकी डिकंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, deconstruction of the topic that global power dynamics and Pakistan foreign policy। deconstruction पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंट्रोडक्टरी रिमार्क। आपका पहला जो हेडर आएगा जो भी इंट्रोडक्टरी रिमार्क बनेगा, देन आपके उसके साथ ही आते हैं थीसिस स्टेटमेंट। जो मैंने थीसिस स्टेटमेंट आपको कराई है, उसी को आपने फिक्स करके इधर लगाना है। आपकी थीसिस स्टेटमेंट दैट इज परफेक्ट, उसको आपने सब हेडर्स चेंज हो सकते हैं, सब हेडर्स में आप कोई भी ला सकते हैं। देन आपका मेन दूसरा हेडर होगा, वो आएगा डिफाइनिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स and its relation with PAK-FP। हमने ग्लोबल पावर डायनामिक्स की डेफिनेशन क्या है और पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी उसका रिलेशन क्या है, हमने एक ही पैराग्राफ में बताना है। ये एक ही पैराग्राफ बनेगा, मतलब दोनों की डेफिनेशन बतानी कि व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी, व्हाट इज ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड हाउ दे आर इंटररिलेटेड, इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, एक ही पैराग्राफ में। थर्ड हेडर हमारा आएगा व्हाट आर द चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स। उसने टॉपिक में ही पूछा है कि ग्लोबल पावर डायनामिक्स आपने बताना है कि कहां जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, कौन कौन से रीजन में चेंज हो रहे हैं।
इस पे आपने 2 to 3 पैराग्राफ लिखने हैं, 2 to 3 इस पे आपने पैराग्राफ लिखने हैं। देन अब हम आएंगे जो चैलेंजेस, इसका जो फोर्थ हेडर होगा वो आपका आएगा, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इन द मिडिल ऑफ चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स। ये मैंने थीसिस में भी आपको बताया है कौन कौन से चैलेंजेस पाकिस्तान फेस कर रही है। आपने इसमें लिखना है 5 to 6 पैराग्राफ, कौन कहाँ चैलेंजेस पाकिस्तान को मिल रही है, कहाँ प्रेजेंट हो रही है, कहाँ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी चैलेंज एक्सेप्ट कर रही है या फिर फेस कर रही है इन द मिडिल ऑफ ग्लोबल पावर डायनामिक्स, जो भी चेंज हो रहे हैं। देन आपका जो फिफ्थ हेडर होगा वो आपका आएगा, इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इफ चैलेंजेस आर नॉट एड्रेस्ड। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट आएंगे अगर चैलेंजेस को हमने एड्रेस नहीं किया, अगर चैलेंजेस हमारी उधर ही रही, अगर चैलेंजेस को हमने सही तरह से डील नहीं किया तो पाकिस्तान कौन कौन से इम्पैक्ट्स फेस कर सकता है, कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस को वो फेस कर सकता है। देन हमारा जो फाइनल हेडर आएगा, हाउ कुड जो हमारा मेन हेडर होगा इसमें इम्पैक्ट पे आपने 3 to 4 पैराग्राफ लिखने हैं। हमारा मेन हेडर जो आएगा, जो हम जिस पे हमने थीसिस बनाई है, हाउ कुड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी सेल थ्रू इट्स चैलेंजेस अमिड चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स, ये आपका मेन हेडर है। उस पे आपने 7 to 8 पैराग्राफ लिखने हैं। ये आपकी पूरी डिकंस्ट्रक्शन हो जाएगी आपकी ग्लोबल पावर डायनामिक्स इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी का जो टॉपिक आया था इन सीएसएस 2020। इंट्रोडक्टरी रिमार्क फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा, देन थीसिस स्टेटमेंट जो मैंने आपको अभी कराई है, देन डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल पावर डायनामिक्स और उसके जो रिलेशन विद पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी क्या है। देन आपके जो थर्ड हेडर आएगा, व्हाट आर द चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स, उसमें आपने 2 to 3 पैराग्राफ लिखने हैं। देन व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इन द मिडिल ऑफ ग्लोबल पावर डायनामिक्स, इस पे आपने 5 to 6 पैराग्राफ लिखने हैं। देन इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इफ चैलेंजेस आर नॉट एड्रेस्ड, इम्पैक्ट आपने बताने का अगर चैलेंजेस आपने एड्रेस नहीं की तो 3 to 4 पैराग्राफ लिखने हैं। देन फाइनली आपका जो मेन हेडर है, जहां जिस पे आपने सॉल्यूशन बेस्ड थीसिस बनाई है, हाउ कुड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी सेल थ्रू इट्स चैलेंजेस अमिड ग्लोबल पावर डायनामिक्स, ये आपकी पूरी डिकंस्ट्रक्शन हो जाएगी। एंड में कंक्लूडिंग रिमार्क दे देंगे आप। ये आपका टॉपिक डिकंस्ट्रक्ट हो गया, ग्लोबल पावर डायनामिक्स इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो, टॉपिक से रिलेटेड, थीसिस से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं कोई भी। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल क्लियर है तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलें, अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इसकी आप पिक्चर ले लें या फिर आप जिसने नोट डाउन किया है तो नोट डाउन कर लें, या जिसने नहीं ली तो आप पिक्चर चलें। क्लियर है, ठीक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारा जो आज का जो फाइनल टॉपिक होगा हमारी क्लास का,
सर जी जी सर एक टॉपिक आया था पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी और कॉलन द वे फॉरवर्ड, ठीक है तो उसको सर किस तरह से, क्योंकि उसमें तो मतलब एक ही चीज पूछी गई है, तो जी जी उसको किस तरह अगर से वे फॉरवर्ड पूछ रहे हैं ना आपसे फॉर एग्जांपल, जी ठीक है, सर। उसने आपने वे फॉरवर्ड पूछा है, आप बताएं कि वे फॉरवर्ड क्या है, ठीक है, देन उस सॉल्यूशन जो आप वे फॉरवर्ड दे रहे हैं उसको चैलेंजेस कौन से फेस हो रहे हैं। जैसे सर ने आपको कराया था पावर्टी वाला, अगर किसी क्लास में याद हो तो, पावर्टी में उसने पूछे सॉल्यूशन थे। जब सॉल्यूशन डायरेक्ट आपसे सॉल्यूशन पूछ लेना तो ऑटोमेटिकली उसको चैलेंजेस जरूर आती है। आप चैलेंजेस बता देंगे कि ये चैलेंजेस हमें फेस करने को मिल रही हैं। इनफॉर्मल इकोनॉमी को कौन कौन सी चैलेंजेस फेस करने को मिल रही हैं, देन फाइनली उस चैलेंजेस को एड्रेस करें आपके फाइनल ऑर्डर में, आपका पूरा टॉपिक डिकंस्ट्रक्ट हो गया। थैंक यू सर। ठीक है, हमारे थर्ड टॉपिक पे चलते हैं आज के, वो सीएसएस इस साल का जो आया है। सीएसएस 2022 में आपका आया था टॉपिक ह्यूमन डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। ये टॉपिक आपका आया था, बहुत ही कमाल टॉपिक है, जिसकी थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक की होगी ना, ये बहुत इजीली अचीवेबल है, बहुत ही परफेक्ट टॉपिक है अगर आपने क्वेश्चन में या फिर ऐसे के पेपर में आपने अटेम्प्ट करना हो। क्योंकि इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस साल जो रश था वो था आपका ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड आईआर पे, तो उसका तो जो जिसका बिल्कुल परफेक्ट होगा वही ठीक होगा। ये थोड़ी वेरिएंस दे रहा था, थोड़ी वैरायटी दे रहा था। अब जिसने इसको सही तरह से डिकंस्ट्रक्ट कर लिया ऑटोमेटिकली वो तो उधर ही पास हो गया सही से, अगर प्रोवाइडेड दैट मिस्टेक्स नहीं आ रही तो। ठीक है, इसके हम थीसिस बनाते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, दोनों का रिलेशन बनाना है, याद रखें आप भले थीसिस लिख रहे हो, डिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो, इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, एंड वाले टॉपिक्स में हमेशा आपने रिलेशन बनाना है, दोनों का लाजमी, दोनों का मैं रिलेशन बनाता हूं इन थीसिस। ये मेरी थीसिस बनेगी आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की, दोनों का रिलेशन बनाना है इन थीसिस एज वेल एज इन आपके डिकंस्ट्रक्शन में। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, जिसको मैं बताता हूं, ये पूरा कंप्लीट कर लें। इज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एज, अब मैं बता रहा हूं कि हाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इज ड्राइविंग फोर्स फॉर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, उसके मैं सब हेडर्स डिस्कस कर रहा हूं कि
हाउ ह्यूमन डेवलपमेंट कुड अचीव इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। अब मैंने इधर से मेरा मैन स्टार्ट हो रहा है, एज इट प्रोड्यूसेस ए स्किल्ड लेबर फोर्स, सब बेटर पहला, ensures inclusive economic growth, second सब header, and secures economic resources of the country, third main header। मैंने दोनों का रिलेशन बना लिया, हाउ ह्यूमन डेवलपमेंट कुड प्रोड्यूस या कुड अचीव इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आपकी किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री में, ये मेरी थीसिस बनेगी ऑन दैट टॉपिक। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो, दोनों का रिलेशन बनाना है लाजमी, सब हेडर्स देने हैं लाजमी, रिलेशन आपको बनाना ही बनाना है, तभी एग्जामिनर को पता लगेगा कि यू हैव अटेम्प्टेड टॉपिक इन अ वेरी क्लियर मैनर। मेरा स्टांस है, डेफिनेटली स्टांस ये है ना कि हाउ ह्यूमन डेवलपमेंट कुड अचीव इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, सीधा मैं स्टांस ले रहा हूं। अच्छा, इसमें येस और नो की, नो भी कर सकते हैं, मगर लेकिन नो पे आपको आर्गुमेंट्स ही नहीं मिलेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट तो एक अच्छा पॉजिटिव फोर्स है ना, नो तो इधर हो ही नहीं सकता। नो करोगे तो ऑटोमेटिकली आप फेल होगे। अच्छा सर, इसको हम ऐसे भी डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना, हाउ ह्यूमन इकोनॉमिक, जी बिल्कुल, दोनों साइड ले सकते हैं आप। आपको डिस्कशन इस टॉपिक में ये है कि आप दोनों साइड ले सकते हैं, जो आपकी वो होगी, जो आपकी स्ट्रेंथ होगी। आप इसको इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को, हाउ इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी कुड अचीव ह्यूमन डेवलपमेंट, आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, वो आपकी स्ट्रेंथ है या नहीं। मेरी स्ट्रेंथ ये है और ये बहुत परफेक्ट तरीका है, आप इसको अगर फॉलो करें तो। लेकिन आप उस तरीके से भी बना सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट आप उस जो टॉपिक ले रहे हैं, जो स्टांस ले रहे हैं, आप उसको प्रूव कर पाए। सीएसएस में हमेशा लाजमी एक बात याद रखें, सीएसएस में आप गलत भी बोल सकते हैं, सही भी बोल सकते हैं, तब तक आप सही हैं जब तक आप उस चीज को प्रूव कर पाए। ग्लोबलाइजेशन आया था, मैंने कॉन्स लिखे थे, मेरे बाकी कोलीग्स ने प्रोज लिखे हैं, पास दोनों ही हैं। तो आप जब तक उस चीज को प्रूव कर रहे हो, यू आर इन द राइट डायरेक्शन, यू आर ऑन द राइट पाथ। तो दोनों तरीके से आप ले सकते हो उस चीज को। ये चीज स्टेटमेंट इस टॉपिक की ऐसे बनेगी। कोई सवाल इससे रिलेटेड नहीं तो फिर मैं डिकंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉपिक पे आ जाऊं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लें या फिर पिक्चर ले लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आएगा इंट्रोडक्टरी रिमार्क। आपका मेन जो आपका पहला हेडर आएगा, आपका इंट्रोडक्टरी रिमार्क का आएगा, उसके साथ ही आपकी आएगी थीसिस स्टेटमेंट। उसके साथ ही आपका आएगी थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्टरी रिमार्क के साथ। देन आप इसको conceptualizing human development in economic sustainability in light of authors, ये डेफिनेशन, आप ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, दोनों का रिलेशन क्या है, आप डेफिनेशन के एक पैराग्राफ में बता देंगे। देन आपका मेन हेडर अब आ गया, अब आएगा जो मेन हेडर जो इस टॉपिक का बन सकता है।
हाउ कुड ह्यूमन डेवलपमेंट अचीव इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, आपका मेन हेडर ये बनेगा, जिसपे आपने 7 to 8 पैराग्राफ लिखने हैं, इसपे आपने एक ही पैराग्राफ लिखना है। आपका मेन हेडर ये आएगा, हाउ कुड ह्यूमन डेवलपमेंट अचीव इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। देन आपका challenges faced by human development that trigger economic uncertainty। अगर किसी भी मुल्क में ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है या उसको चैलेंजेस फेस करने को मिल रही हैं, तो उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं या उसको क्या चैलेंजेस फेस करने को मिल रही हैं, that trigger economic uncertainty। आपने बतानी है challenges in the way of human development that trigger economic uncertainty। ह्यूमन डेवलपमेंट किसी भी मुल्क में नहीं है तो why there is a lack of human development, आपने challenges बतानी है कि why they are lacking in human development। आपका फोर्थ हेडर ये बनेगा। then finally आपका जो फाइनल हेडर बनेगा वो बनेगा आपका हाउ कुड ह्यूमन डेवलपमेंट बी प्रमोटेड टू अचीव इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। हम ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं ताकि वो हमारी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में एक पिवटल रोल प्ले कर पाए। आपने ह्यूमन डेवलपमेंट किसी भी मुल्क में कैसे अचीव करनी है ताकि आपकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहे या फिर वो इंप्रूव हो जाए। या आपकी डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉपिक होगी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। आपने कीवर्ड्स लाजमी देने हैं, हर हेडर में कोशिश करके कीवर्ड्स लाजमी देने हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। मेन हेडर आपका ये बनेगा। चैलेंजेस में आपने 4 to 5 चैलेंजेस बताने हैं, देन इस पे आपने सॉल्यूशन देने हैं, ये भी 4 to 5 देने हैं आपने। एक डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क देना है, देन थीसिस स्टेटमेंट ऑन दैट जो मैंने आपको डिस्कस की है, जो बताई है मैंने, देन कॉन्सेप्चुअलाइजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। हमने डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बतानी है इन द लाइट ऑफ ऑथर्स। ऑथर्स क्या बोल रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल महबूबुल हक क्या बोल रहे हैं, अमर्त्य सेन क्या बोल रहे हैं। जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगी। मेन हेडर हमारा ये है, हाउ कुड ह्यूमन डेवलपमेंट अचीव इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। ह्यूमन डेवलपमेंट का द रोल इन प्ले इन अचीविंग इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। चैलेंजेस बताने हैं थर्ड एंड फिफ्थ। अच्छा, यहाँ थर्ड में आपने क्या बता रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी दे रही है। थर्ड में आप ये बता रहे हैं। फिफ्थ में आप बता रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे अचीव की जाए। देयर इज अ डिफरेंस। देयर इज अ डिफरेंस दोनों में। अब उससे भी हो सकते हैं, जो चैलेंजेस हैं सॉल्यूशन उससे भी हो सकते हैं, या ओवरऑल आप सॉल्यूशन लेंगे, आप कौन कौन से सॉल्यूशन बन सकते हैं इन अचीविंग ह्यूमन डेवलपमेंट। थर्ड और फिफ्थ में बहुत डिफरेंस है, थर्ड एंड फिफ्थ में बहुत डिफरेंस है। इम्पैक्ट भी दे सकते हैं डेफिनेटली, चैलेंजेस में आप इम्पैक्ट दे सकते हैं, दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं, इम्पैक्ट दे सकते हैं। ये हेडर हमेशा इनोवेटिव हेडर होता है। ये थर्ड हेडर हम बनाते हैं ना बीच वाला, ये इनोवेटिव हेडर होता है। इस पे आपका रूम होता है कि आप किस साइड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान इज रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन। अब जो थर्ड हेडर होगा या तो ये बनेगा, इफ पाकिस्तान गोज टुवर्ड्स डिजिटल रेवोल्यूशन, तो उसके इम्पैक्ट क्या बनेंगे या उसके बेनिफिट क्या बनेंगे, या इफ पाकिस्तान
does not go towards digital revolution, उसके impact क्या बनेंगे? मतलब it is innovative header, आप इसको किसी भी साइड ले जा सकते हैं, whether in positive term or in negative term. थर्ड और फिफ्थ में बहुत डिफरेंस है, जिसने भी सवाल किया है। थर्ड में आपने बताना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे प्रमोट कर रही है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। फिफ्थ में आप ये बता रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे अचीव की जाए, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, ताकि ऑटोमेटिकली आपकी जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। अच्छा सर, कैन वी रिलेट टू द इम्पैक्ट्स, वो मैंने बता दिया सर। सॉल्यूशन में मैंने बता दिए, जिसने भी पूछा है ये। सर काइंडली गिव सम सब हेडर्स ऑफ 3 to 5। अरे सब हेडर्स आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग में आएंगे वैसे सब हेडर्स, लेकिन मैं आपको अभी जो थीसिस स्टेटमेंट में आपको बताया ना सब हेडर्स, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, स्किल्ड लेबर फोर्स, वाइटल इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, ह्यूमन डेवलपमेंट में और द रियल एसेट ऑफ द पीपल, या फिर आपकी गवर्नेंस पैटर्न, सारे आपके सब हेडर बनेंगे। लेकिन वो ब्रेनस्टॉर्मिंग में सर का टॉपिक है, सर आपको बताएंगे कैसे ब्रेनस्टॉर्म किया जाता है। आज जो हमारा लेक्चर था या जो कल वाले सर का लेक्चर था उस दिन वाला, वो आपका प्योरली ऑन द डीकंस्ट्रक्शन पे है। आपके मेन हेडर्स कैसे बनेंगे, आपके वेरिएबल कैसे बनेंगे। अब आगे बात आएंगे कि आप सब हेडर कैसे बनेंगे। सब हेडर का टॉपिक आएगा, सब हेडर की क्लास आएगी, उसकी टेंशन ना लें। अच्छा, इससे रिलेटेड या ओवरऑल इससे हम जो भी मेरी क्लास हुई है इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, यू कैन आस्क फ्रॉम एनी 3 ऑफ द टॉपिक्स। किसी को भी सवाल हो तो आप पूछें। सर अदरवाइज ये नहीं तो फिर हम सर ये ह्यूमन ये डेवलपमेंट हमारी क्लास इधर तक एंड होती है। मेन 3 जो टॉपिक्स थे, CSS 2021, 22, 20 तीनों मैंने डिस्कस कर दिए। असाइनमेंट आपको ग्रुप में बता देंगे, असाइनमेंट आपको ग्रुप में मिल जाएगी। सर ये जो 5th नंबर है ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह प्रमोट की जाए, तो सर ये सॉल्यूशंस भी यही होंगे ना? कोई सवाल कर रहे हैं? जी सर, ये जी, ह्यूमन डेवलपमेंट आवाज थोड़ी लाउड करें, आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा सर, ये जो 5th नंबर है ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह प्रमोट की जाए, अच्छा ये तो सॉल्यूशन उसमें चैट में लिख लें, आपकी आवाज सही नहीं आ रही मुझे। ओके सर, ओके ठीक। सर आप उसमें चैट बॉक्स में लिख लें जिसको सर हाउ कैन वी पुट काउंटर पर्सपेक्टिव इन दिस टाइप ऑफ एसे। इसमें आप काउंटर पर्सपेक्टिव देना ही नहीं है। सर जी पूछें। सर एक असाइनमेंट में एक सवाल था, स्टेटमेंट वेलफेयर ऑफ द नेशन लाइज इन ह्यूमन डेवलपमेंट। बिल्कुल सर ये डिकंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा था, तो थोड़ा इस पे हिंट दे दें। डिकंस्ट्रक्ट करते हैं उसको। अच्छा हिंट मैं वैसे बताऊं, आपने ये बताना है कि हाउ द वेलफेयर ऑफ द नेशन लाइज इन ह्यूमन डेवलपमेंट। पहला हेडर ये बनेगा, ठीक है। सेकंड हेडर आपका बनेगा द इम्पैक्ट्स ऑन दैट कंट्री, इम्पैक्ट्स ऑन दैट एनीवन इफ देयर इज अ लैक ऑफ डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। सेकंड हेडर आपका ये बनेगा ऑटोमेटिकली। थर्ड, हाउ ह्यूमन डेवलपमेंट कुड बी अचीव फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन। थर्ड हेडर आपका ये बनेगा, आपका पूरा टॉपिक डिकंस्ट्रक्ट हो गया। एक्सक्यूज मी सर। जी पूछें। सर मेरा ये सवाल था कि डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन जो पैराग्राफ है उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी कि उसमें कैसे डिफर, सर उसमें कैसे डिफर करवाएं कि ये डेफिनेशन पैराग्राफ है और ये एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ। अच्छा डेफर मैंने आपको उस दिन भी मैंने क्लास में बताया था कि डेफिनेशन पैराग्राफ में ना आपकी लाजमी आपकी 1-2 कोट होने चाहिए, मतलब प्योर कोटेशन होनी चाहिए आपकी डेफिनेशन। मतलब व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, आपने एक ऑथेंटिक सोर्स से एक डेफिनेशन लेनी है इन ग्लोबलाइजेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, एक्सप्लेन में आप प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल टैक्स कल्चर इन पाकिस्तान, प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पोलराइज्ड पॉलिटिक्स इन एनी कंट्री, प्रोसेस है पूरा।
अब वर्ड से ही Okay. पता करें ना, आपकी Yes, sir. एक्सप्लेनेशन में आपका पूरा प्रोसेस डिफाइन होता है, डेफिनेशन में आप स्टेट करते हो किसी चीज को। सही। और सर ये है कि अगर किसी ऐसे में हम अगर डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उसमें एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ भी हो, दोनों कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, नहीं, कोएग्जिस्ट दोनों नहीं नहीं कर सकते, दोनों में से कोई एक होगा लाजमी, मतलब होगा एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकते। सर प्रेफरेंस किसको दें, डेफिनेशन पैराग्राफ? डेफिनेशन इज मतलब अब जैसे डेफिनेशन प्रेफरेंस नहीं, वो आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब टॉपिक आपका ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, इधर आपको लग रहा है कि आपकी डेफिनेशन आपके पास है एक दो, तो आप सीधे डेफिनेशन लिखें, लेकिन आपको लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप सीधा डेफिनेशन के कोट्स नहीं है तो ऑटोमेटिकली उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके सर। सर बस एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ होता है जिसमें हम थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, उसमें हम डिफाइन या एक्सप्लेन नहीं करेंगे टॉपिक को? नहीं, उसमें वो इंट्रोडक्शन में आएंगे ना, इंट्रोडक्शन में वो आपकी बात की बात है, इंट्रोडक्शन इज समथिंग एल्स। ओके सर, थैंक यू। मसल गिविंग एक्स्ट्रा एफर्ट दैट वी कैन हैव बेटर। जी बिल्कुल, थैंक यू, आप मेहनत करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। सर हाउ कैन ह्यूमन डेवलपमेंट कुड बी प्रोमोटेड टू अचीव सस्टेनेबिलिटी? सॉल्यूशन भी यही होंगे ना, डेफिनेटली ये सॉल्यूशन में बता रहा हूँ कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे अचीव किए जाए ताकि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी सस्टेन किए जाए या इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी अचीव की जाए। व्हाट अबाउट काउंटर पर्सपेक्टिव ऑन दिस? काउंटर पर्सपेक्टिव जरूरत नहीं है, हर ऐसे में लाजमी नहीं है आपने काउंटर पर्सपेक्टिव देना है। अच्छा, कोई और सवाल? नहीं तो क्लास को फिर हम कंक्लूड करते हैं आज की। आई होप कि आपको समझ आया होगा। सर इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशन ज्यादातर टॉपिक्स में हेडर्स बनते हैं, गेम ही पूरी इनकी है। आपने बताना है कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, व्हाट आर मेन चीजें, ही है मेन हेडर, ये बनते हैं किसी भी टॉपिक के। अच्छा, फिर एंड करते हैं आज की क्लास को, इंशाल्लाह वुड मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। आपको असाइनमेंट मिल जाएगी, ठीक है? फिर अल्लाह हाफिज। अच्छा, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी वेडनेसडे को होगी। सर तौफीक आपको लेंगे, आपकी लेंगे क्लास इन वेडनेसडे क्लास होगी इंशाल्लाह। फिर सर तौफीक अटेंड करेंगे और ब्रेनस्टॉर्मिंग के रिलेटेड होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज।